सो है गाइस, सो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा लेक्चर 3 दैट इज़ एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। ओके, सो पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो पिछले लेक्चर में हमने एनर्जी आइगन वैल्यू का जो एक्सप्रेशन क्वांटम मैकेनिक्स के साथ रिलेटेड है तो हमने वो निकाला था। तो हम आज डिस्कस करेंगे एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। ओके, तो हमने जो एनर्जी आइगन वैल्यू निकाला था तो उसका एक्सप्रेशन था कैसा, ई एन, मतलब एन क्या होता है, एन नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स। ओके, तो ये जो एनर्जी आइगन वैल्यू उसका जो मान निकला था -me⁴/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। ओके, तो ये क्या है, ये जो m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, सो अगर यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारा ये नेट वैल्यू आता है -13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। ओके, यहाँ पर इसका यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा और इसको आप जूल में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू -10 टू द पावर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ओके, ठीक है, तो आपकी जैसे मर्जी है उस यूनिट, आपकी जैसी यूनिट में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उस यूनिट में भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसका हमारा एक ऐसा वैल्यू निकाला था। तो देखिए यहाँ पर जो एन का वैल्यू है, एन हमारा डिस्क्रीट है, एन इज डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब क्या है, डिस्क्रीट मतलब एन का कोई दूसरा वैल्यू नहीं है, मतलब एन का अगर आप 1 लेते हैं, एन का वैल्यू 1 लेते हैं तो ये हमारा फास्ट एनर्जी लेवल को एक्सप्रेस करता है। जैसे हम एनर्जी आइगन वैल्यू का फास्ट एनर्जी लेवल पे कितना एनर्जी है एक इलेक्ट्रॉन का, तो वो हम निकाल सकते हैं। तो कैसा निकालेंगे, तो E1 इक्वल टू -13.6, सो एन वैल्यू इज 1, सो 1 स्क्वायर इज 1, दैट इज इलेक्ट्रॉन -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, E2 इक्वल टू n इज 2, तो 2 स्क्वायर 4, -13.6 अपॉन 4 दैट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के लिए कि क्या क्या एनर्जी का वैल्यू होता है। तो ये जो एनर्जी का वैल्यू होता है वो पर्टिकुलर लेवल के लिए पर्टिकुलर वैल्यू होता है। तो हम कहते हैं कि ये जो एनर्जी है, एनर्जी हमारा डिस्क्रीट है बिकॉज एन हमारा डिस्क्रीट है, मतलब लेवल, एनर्जी लेवल हमारा डिस्क्रीट होता है। तो एनर्जी लेवल का कोई दूसरा वैल्यू नहीं होता है। ओके, तो वैसे ही एनर्जी का जिस लेवल में जिस लेवल पे जितना एनर्जी होना चाहिए उस लेवल पे उतना एनर्जी रहता है। ओके, तो ई एन ऑल्सो डिस्क्रीट। तो ई एन क्या है ना, हमारा एनर्जी आइगन वैल्यू। एनर्जी आइगन वैल्यू से हम क्या पता करते हैं कि किस एनर्जी लेवल पे हमें कितना एनर्जी चाहिए, किस एनर्जी लेवल पे कितना एनर्जी रहना चाहिए, तो हम उससे निकालते हैं। ओके, तो ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो आज हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आप सब जानते हैं कि ये जो न्यूक्लियस होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिट से घूमता है। ओके, पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता है इलेक्ट्रॉन के चारों ओर। ओके, तो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में घूम रहा है तो उस ऑर्बिट में वो कितना एनर्जी कंडक्ट करेगा और कितना एनर्जी उसके पास होगा। अगर हमारे पास ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट सेल है 2 इलेक्ट्रॉन, देन सेकेंड सेल दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे हम पता करते हैं कि ये जो लेवल पे जो एनर्जी, जो लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, तो वो कितना एनर्जी कैरी करेगा और कितनी एनर्जी से ये मूव कर रहा है। तो हम वो एनर्जी आइगन वैल्यू से पता करते हैं। तो इस कंक्लूजन से बोर ने, साइंटिस्ट बोर, ओके, साइंटिस्ट बोर, उनका जो एक एटॉमिक मॉडल था बोर्स एटॉमिक मॉडल। ओके, तो वो उस एटॉमिक मॉडल में, बोर्स एटॉमिक मॉडल, वो एक कंक्लूजन निकाले थे। ओके, बोर्स एटॉमिक मॉडल में एक कंक्लूजन निकाले थे कि जो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is defined by the
orbit by the particular orbit it moving, sorry particle नहीं, particular orbit it is moving। तो वो जिस पर्टिकुलर ऑर्बिट में वो मूव कर रहा है और पर्टिकुलर सेल में जो मूव कर रहा है, तो ये सब हमारा एक सेल है, सेल 1 सेल 2, और नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, जिस एनर्जी लेवल पे वो मूव कर रहा है, तो उस एनर्जी लेवल से हम उसका जो एनर्जी का वैल्यू होता है, उस इलेक्ट्रॉन में कितना एनर्जी से वो मूव कर रहा है, तो हम उससे निकाल सकते हैं। तो वो ये हमारा बोर्स एटॉमिक मॉडल का कंक्लूजन था। ओके, तो ठीक है, तो हम अब डिस्कस करेंगे आइसोलेटेड एटम के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइसोलेटेड एटम क्या होता है? पहली क्लास में हम बता चुके हैं कि एक एटम है, अगर उसके चारों ओर कोई एटम नहीं रहेगा, मतलब कि उस एटम में किसी दूसरे एटम की कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा। अगर यहाँ पर हमारा एक एटम है, तो अगर हमारे यहाँ पर एक एटम है, तो ये दूसरे एटम्स, ओके, यहाँ पर कुछ एटम्स हैं, यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर एक एटम है। सपोज इस साइड में अगर तो अगर हम इसको एक सिस्टम बनाते हैं, तो अगर इस सिस्टम में 3 एटम्स हैं, तो ईच एटम, ओके, हर एक एटम दूसरे एटम से इतनी दूरी बरकरार रखेगा कि जिसकी वजह से दूसरे एटम्स का जो इफेक्ट है वहाँ पर नहीं पड़ेगा। ओके, मतलब कि इस एटम का कोई भी फील्ड और इफेक्ट इस दूसरे एटम की वजह से चेंज नहीं होगा, तो हम उसको कहते हैं आइसोलेटेड एटम। मतलब इस एटम को कोई दूसरे एटम से कोई लेना देना नहीं है, दूसरे एटम से कोई इफेक्ट इसमें नहीं पड़ रहा है, आइसोलेटेड एटम्स। ओके, सो आइसोलेटेड एटम में सेम परिस्थिति है। अगर हम जैसे हम एक एटम के लिए कॉन्फ़िगरेशन देते हैं, दिखाते हैं और डायग्राम दिखाते हैं, तो वैसे ही हम एक एटम के लिए दिखा सकते हैं। तो अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए एक्सप्रेशन निकाल और हाइड्रोजन एटम के विचार करेंगे, तो हाइड्रोजन एटम में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक हाइड्रोजन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट सेल में वो 1 इलेक्ट्रॉन है जिसमें जो न्यूक्लियस के चारों ओर मूव कर रहा है। तो ये जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को उतनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस का चार्ज प्लस क्यू, इट इज़ इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। एंड इस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज का वैल्यू है वो माइनस में आएगा, ये प्लस ई चार्ज, ये माइनस ई चार्ज। ओके, तो इनका जो बीच का जो दूरी है वो होगा 0.52 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर के होगा। ओके, इस ऑर्डर में होगा, इन दोनों के बीच का दूर डिस्टेंस होगा, तो 0.52 एंगस्ट्रॉम का होगा। तो उस फोर्स से हम निकाल सकते हैं F = Q² / 4πε0 r²। ओके, तो इस वैल्यूज, इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं कि इस जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को कितने फोर्स से खींच रहा है, मतलब अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, तो हम ऐसा निकाल सकते हैं। तो ठीक है, तो पर्टिकुलरली जो भी हमारा एटम्स है, तो एटम का एक पर्टिकुलर साइज होना चाहिए। साइज क्या है, ये तो क्वेश्चन में आया होगा, ये तो मन में आया होगा कि हाँ, अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे, तो हाइड्रोजन एटम में कितना, जो उनका साइज कितना है, तो वो साइज एटॉमिक रेडियस से डिफाइन होता है। एटॉमिक रेडियस मतलब एटॉमिक रेडियस। ओके, तो एटॉमिक रेडियस, जिस एटम का जितना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस है, उस एटम बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब कंपैरेटिव टू अदर एटम्स। ओके, तो ठीक है, एटॉमिक रेडियस एक कितना है वो डिपेंड करता है कि जो बाहर सेल में, अगर मतलब आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उससे न्यूक्लियस की जो भीतर का दूरी है। तो अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे, हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम में जो न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, उनके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 0.52 एंगस्ट्रॉम का होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि एटॉमिक रेडियस का इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो ये हमारा एटॉमिक रेडियस है, तो इससे हम बता सकते हैं कि इस एटम का साइज क्या है। तो ये साइज डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक रेडियस। ओके, एटॉमिक साइज। तो ठीक है, तो ये जो हमारा है, ये एक हमारा बेसिक एक्सप्लेनेशन देने के लिए हाइड्रोजन एटम हमने कंस्ट्रक्ट किया है। तो हाइड्रोजन एटम के अलावा आप ले सकते हैं सोडियम एटम ले सकते हैं, गैलियम एटम ले सकते हैं, जर्मानियम एटम ले सकते हैं, सिलिकॉन एटम ले सकते हैं। ओके, तो बहुत सारे एटम्स ले सकते हैं, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, ये आइसोलेटेड एटम है। ओके, तो आइसोलेटेड एटम में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एटम का, ओके,
तो ये हमने देखा दिया कि हाइड्रोजन आटम के लिए कैसा होता है। तो हम एक ऐसे आटम लेंगे जिसका बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब यहाँ पर तो एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 1s1 होगा। तो 1s1 से हम बता नहीं सकते कि कैसे हमारा एनर्जी बैंड फॉर्मेशन है, तो हमें बहुत एक आटम लेना पड़ेगा जिसका बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है। ओके, तो प्रेफरेंस के लिए हम लेते हैं सोडियम आटम लेते हैं। ओके, सोडियम आटम लेते हैं। तो आपने यहाँ पर समझा कि आइसोलेटेड आटम क्या होता है। तो आइसोलेटेड आटम से हम जाएंगे यहाँ पर सोडियम आटम पर। सोडियम आटम में कैसा हम दिखा सकते हैं कि एनर्जी का जो एक्सप्रेशन और एनर्जी बैंड्स, ओके, एनर्जी बैंड्स कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो सोडियम आटम लेते हैं। सोडियम इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो है 11। ओके, मतलब इसका 11 प्रोटॉन होता है। मतलब अगर हम न्यूट्रल सोडियम आटम लेंगे, न्यूट्रल सोडियम का आयन होता है, सोडियम का पॉजिटिव आयन होता है, नेगेटिव आयन होता है, मतलब कैटायन आयन। ओके, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम बस न्यूट्रल आटम के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूट्रल सोडियम, तो सोडियम में वो 11 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 11 प्रोटॉन्स है एंड 11 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता है ना, बस ऐसे कोई मतलब कंफ्यूज नहीं होने के लिए मैंने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लिखा दिया। ओके, तो इसका 11 प्रोटॉन होता है, 11 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसे होता है, तो देखते हैं। तो हम पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम उसको डायग्रामेटिकल दिखाएंगे। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 1s2, देन 2s2, देन 2p6, 2 2 4 6 10, देन 3s1। ओके, तो 1s जो होता है हमारा ग्राउंड लेवल का एनर्जी होता है, मतलब फास्ट एनर्जी लेवल। ओके, सो यहाँ पर हमारा 1s लेवल है, 1s। देन उसके बाद जो एनर्जी लेवल होता है वो 2s होता है, उसके बाद 2p, मतलब 2s और 2p का इक्विवेलेंट एनर्जी होता है, पर थोड़ा उनमें डिफरेंस है। 2s और 2p में एनर्जी बहुत डिफरेंस है, मतलब हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद आएगा 3s ऑर्बिट। ओके, 3s ऑर्बिट आएगा। ओके, तो ठीक है, तो ये हमारा ग्राउंड लेवल का एनर्जी है। ग्राउंड लेवल का एनर्जी मतलब कितना एनर्जी होगा, तो हाइड्रोजन आटम के लिए हम ले सकते हैं क्या, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, वैसे ही जो सोडियम आटम के लिए होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन ऐसा ही हम मतलब 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये दोनों का इक्विवेलेंट है, 2s और 2p का इक्विवेलेंट है। उसके बाद हम ले सकते हैं कि थर्ड ऑर्बिट के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 3, दैट इज मतलब 9 3 स्क्वायर 9। ओके, 9 1 4 1.5। ओके, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना आएगा। ओके, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ठीक है, तो वैसे हमारा जो पर्टिकुलर ऑर्बिट है, पर्टिकुलर एनर्जी लेवल है, उसका एनर्जी होता है ऐसे। तो यहाँ पर हम ये जो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, और हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन भी है, मतलब 1s हमारा फुल है, फील्ड है। ओके, फील्ड एनर्जी लेवल। ओके, तो 2s को कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यहाँ पर हमारा 2b इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन। एंड p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, तो यहाँ पर भी हमारा 6 इलेक्ट्रॉन है, और s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, पर हमारे यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, और एक वैकेंट है, वैकेंट और ऑर्बिट। ओके, ठीक है, तो एस ऑर्बिटल में दोनों 2 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, पर यहाँ पर हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ठीक है, तो आइसोलेटेड एटम के लिए ये जो एनर्जी एक्सप्रेशन है ऐसा हम देखा सकते हैं। तो ये इसको हम कहते हैं कि एनर्जी लेवल्स। ओके, एनर्जी लेवल्स, ये 1 2 3 4, तो ऐसे हमारा एनर्जी लेवल्स है। पर क्या होगा अगर हम किसी एटम्स को, अगर आइसोलेटेड एटम्स, हमारे पास बहुत सारे आइसोलेटेड एटम्स हैं। ओके, आइसोलेटेड एटम्स हैं, तो आइसोलेटेड एटम्स कैसे होगा, मतलब अगर हम बहुत सारे आइसोलेटेड एटम को करीब ले आए। ओके, अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, तो सिस्टम के अंदर बहुत सारे आइसोलेटेड एटम्स हैं। ओके, ऐसे आइसोलेटेड एटम्स हैं,
तो बहुत उन उन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है बहुत बहुत बड़ा डिस्टेंस है। ओके, तो लेट्स कंसीडर कन्वीनियंट के लिए हम सोडियम वेपर की तुलना करेंगे। तो सोडियम वेपर क्या होता है, उस सिस्टम में, सोडियम वेपर के सिस्टम में क्या होता है ना, सोडियम सॉलिड के रूप में नहीं होता है, वो गैस की तरह होता है। ओके, तो सोडियम एटम गैस की तरह होता है। तो गैस में ये जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग्स क्या होता है, मैंने बताया था कि एक एटम और दूसरे एटम के बीच के जो डिस्टेंस है वो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग्स है। क्रिस्टल लैटिस के पढ़ने से पहले हमने वो डिस्कस किया था। तो वो अगर हमारे पास एक सोडियम वेपर का सिस्टम है, मतलब सोडियम वेपर गैस है, सोडियम वेपर का यूज़ कहाँ पर होता है, आपने स्ट्रीट लाइट में यूज़ करा होगा, सोडियम वेपर का यूज़ करा होगा। ओके, सोडियम वेपर, तो स्ट्रीट लाइट जिसकी वजह से वो ब्राइट करता है ना, स्ट्रीट लाइट, अगर लाइट का स्विच ऑन कर देना उसमें बहुत सारे सोडियम वेपर होते हैं, मतलब सोडियम एटम्स गैस स्टेट में बहुत सारे होते हैं। और तो वो सोडियम वेपर कंसिडर कर रहे हैं उसको। तो सोडियम वेपर में बहुत सारे सोडियम एटम्स होते हैं। ऐसे रैंडम अरेंजमेंट होता है, मतलब हम नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर एक पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है, वो रैंडम अरेंजमेंट होता है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे सोडियम एटम्स हैं। ओके, इसको हम बताएं सोडियम एटम्स। तो सोडियम एटम्स के भी अंदर का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 10 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम के बीच उनका जो डिस्टेंस का वैल्यू होता है ना, उन दोनों के बीच जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग्स होता है, तो उसको हम डिस्टेंस नहीं बोलते, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग्स, मतलब दो एटम्स के भीतर जो स्पेस रहता है वो हम कहते हैं इंटर एटॉमिक स्पेसिंग्स। ओके, तो वो होता है 10 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम से भीतर में। ओके, तो ये हमारा इंटर एटॉमिक स्पेसिंग्स है। मतलब हमने जो क्रिस्टल लैटिस में पढ़ा था वो एटम्स होते हैं सोडियम, मतलब वो एटम्स सॉलिड के अंदर होते हैं। तो इसीलिए हमने बताया था कि वो एवरेज हमारा जो डिस्टेंस था 5 एंगस्ट्रॉम होता था। सोडियम लैटिस मतलब हमारा जो क्रिस्टल लैटिस हमने देखा था, दिखाया था और शो किया था, तो वो हमें एक सॉलिड के लिए हमने शो किया था। और यहाँ पर बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो गैस मॉलिक्यूल्स में एटम के भीतर में बहुत डिस्टेंस होता है, मतलब जिसकी वजह से उन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है ज़्यादा, जिसकी वजह से वो गैसियस स्टेट में रहते हैं। ओके, तो ये सब अगर हम एक वेसल में इसको हम अगर एक वेसल में ड्रा करते हैं, मतलब सोडियम गैस और सोडियम मॉलिक्यूल्स को हम अगर गैसियस मॉलिक्यूल, सोडियम हमारा क्या है गैस स्टेट में है, तो वो मॉलिक्यूल्स और एटम्स को लेकर मॉलिक्यूल्स हैं, तो एटम्स को कंसीडर कर रहे हैं। तो वो एटम्स जो हैं, तो एटम्स बहुत कम प्रेशर में होते हैं, बहुत ज़्यादा कम प्रेशर, लो प्रेशर में होता है। तो लो प्रेशर की वजह से वो सब उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो सब गैस स्टेट में है। ओके, वो सब के भीतर में जो डिस्टेंस इंटर एटॉमिक स्पेसिंग्स बहुत कम है। ओके, तो अगर हम इसको प्रेशर को अगर हम ज़्यादा बढ़ाएंगे, मतलब हाई प्रेशर में लाएंगे, लो प्रेशर से लेकर अगर हम हाई प्रेशर से लाएंगे, हाई प्रेशर मतलब इस प्रेशर को हम यहाँ पर निकाल देंगे, यहाँ तक ले जाएंगे। अगर हमारे पास ये एक पिस्टन है, ओके, पिस्टन्स को हम बहुत ज़्यादा दबाएंगे, यहाँ ऐसे बहुत ज़्यादा दबाएंगे तो इस लेवल यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो एटम्स होते हैं तो वो यहाँ पर भी आ जाएंगे, जिसकी वजह से उन दोनों के जो एटम्स हैं, उन दोनों एक एटम और दूसरे एटम के भीतर में जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग्स होता है वो कम होता जाएगा। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम एटम्स और जो आइसोलेटेड एटम्स, दो आइसोलेटेड एटम को अगर एक साथ करीब लाएंगे, एक आइसोलेटेड एटम को करीब लाएंगे, तो उन दोनों के भीतर में जो इफेक्ट होगा, तो वो कैसा इफेक्ट होगा मैं वो एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। ओके, ये जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग्स बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एटम्स थे वो यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएंगे। ऐसे हमारा एटम्स के भीतर जो दूरी था, जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग्स था, वो बहुत कम हो जाएगा। ओके, तो ऐसे एटम्स के भीतर जो डिस्टेंस था और इंटर एटॉमिक स्पेसिंग था 10 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम, वो हो जाएगा इस ऑर्डर में 5 एंगस्ट्रॉम और 6 एंगस्ट्रॉम के भीतर में जो ऑर्डर हो जाएगा। तो क्या होगा, ये तो हमने डायग्रामेटिकली हमने आपको दिखा दिया कि, और एक कन्वीनियंट के लिए हमने दिखा दिया कि ऐसे हम ला सकते हैं एटम्स को, करीब ला सकते हैं। ओके, तो जिसकी वजह से हम इसको सॉलिड सोडियम बना सकते हैं। ओके, तो क्या होगा इस एनर्जी लेवल को, क्या होगा, तो मैंने बताया था कि
एक आटम अगर दूसरे आटम के करीब जाएगा तो उन दोनों में इन दोनों का इफेक्ट में क्या परिवर्तन आएगा वो हम दिखाएंगे। तो अगर हमारे पास एक आटम है, ओके, तो इस आटम के चारों ओर जो ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, या सेकेंड ऑर्बिट, और ये थर्ड ऑर्बिट, ओके, और ये भी हमारा सेकेंड आटम है। तो पहले हम 2 आटम्स के लिए दिखा देते हैं, उसके बाद हम एज्यूम कर लेंगे थर्ड आटम के लिए फोर्थ। अगर 4 आटम को एक साथ लाएंगे, फिर 5 आटम को एक साथ लाएंगे तो कैसा होगा। तो यहाँ पर एक ओके, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट, ओके। तो यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर भी न्यूक्लियस है। तो वैसे ही सोडियम आटम के लिए तो इसका जो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, तो यहाँ पर हमारा 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और वहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन वैकेंट है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में नहीं है, कमी है उसका, ओके। तो ये जो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो उनका, और न्यूक्लियस उस आटम का, जिस आटम का हम बात कर रहे हैं, अगर ये हमारा ए आटम है, अगर हमारा ये बी आटम है, तो बी आटम में जो न्यूक्लियस और ये जो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उन दोनों के बीच जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो दूसरे एटम की न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में इनके इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा। मतलब दूसरे एटम्स के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्ट है, मतलब अट्रैक्टिंग इफेक्ट और रिपल्सिव इफेक्ट, ओके। तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्टिव इफेक्ट है, और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सिव इफेक्ट है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज, सेम चार्ज, दो रिपल्सिव फोर्सेस विल कंटिन्यू विद देम, and repulsive forces and attractive forces between nucleus and electron, and this is electron and electron, okay। तो वो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसके ऊपर कोई ज़्यादा असर नहीं रहेगा, मतलब कोई भी असर नहीं रहेगा, मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा दूसरे एटम के आने की वजह से। पर इसमें जो इफेक्ट है वो ओनली ये जो उस एटम के न्यूक्लियस की वजह से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, और मतलब इसका कोई भी इफेक्ट चेंज नहीं होगा। पर जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ओके, तो आगे अगर बढ़ते जाएंगे तो इस न्यूक्लियस से इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है, ओके। तो इसका इफेक्ट यहाँ पर थोड़ा कम है कंपैरेटिव टू दिस ऑर्बिट, ओके। तो इसकी वजह से तो क्या होगा, मतलब वो भी क्या होगा ना, इस एटम जो यहाँ पर इस एटम में जो ये जो ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस से जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जिसका जितना इफेक्ट रहेगा वो भी इस एटम से को थोड़ा प्रभावित होगा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा प्रभावित होगा, ओके, थोड़ा, ओके। पर जो थर्ड ऑर्बिट में जो हमारा थर्ड ऑर्बिट में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, ओके, वो इस न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूरी पर है, ओके। मतलब बहुत ज़्यादा दूरी पर है, क्या मतलब है कि इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, और इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन का जो भीतर का जो डिस्टेंस होता है, ओके, तो वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका जो जो इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है उन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इफेक्ट है, मतलब इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम ही है, मतलब ये इस न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर रहा है, और मतलब इसका जो फील्ड ऑफ अट्रैक्शन है इसमें बहुत ज़्यादा कम है कंपैरेटिव टू अदर ऑर्बिटल्स। पर तो इसके वजह से अगर इस 2 एटम्स को हम अगर करीब लाएंगे क्या होगा, मतलब करीब लाएंगे तो इस इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन में ऊपर इफेक्ट आएगा, और इस इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इफेक्ट आएगा, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के भीतर में रिपल्सिव फोर्सेस अप्लाई करेंगे। ये दोनों खुद के, मतलब इस इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट करेगा, और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिपल्सिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा, मतलब ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, ओके। तो बट इस न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर सकता है, ओके, जिसकी वजह से इनका जो एनर्जी लेवल होता है ना,
आप समझ रहे हैं, अगर दो एटम्स को हम अगर करीब लाएंगे तो ये जो फास्ट दो ऑर्बिट हैं वो उसमें जो उनका जो इफेक्ट में ज़्यादा परिवर्तन नहीं रहेगा, बहुत कम परिवर्तन होगा, मतलब वो नेग्लिजिबल है। पर थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट और जितना ज़्यादा ऑर्बिट होगा वहाँ पर, तो वो उसमें तो उस ऑर्बिट में जो जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब उनका जो एनर्जी है उस एनर्जी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को रिपल्स करेगा, मतलब धक्का देगा, और इस इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम्स के न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा लगाव रहेगा, मतलब इस न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को भी उसको तरफ खींच सकता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एनर्जी पाकर इस ऑर्बिटल से रिमूव होके इस ऑर्बिटल में जाके क्या होगा, मतलब यहाँ पर 3s2 इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3s2 हो जाएगा, तो जिसकी वजह से ये ऑर्बिट हमारा फुलफिल हो जाएगा। ओके, ये ऑर्बिट हमारा फुल एम्प्टी हो जाएगा। ओके, तो ठीक है, ये ऐसे होता है। पर इसकी वजह से एनर्जी में क्या क्या फ़र्क हुआ वो हम देखते हैं। तो मैंने जो बताया कि फास्ट ऑर्बिट में कोई भी इफेक्ट का कोई भी असर नहीं होगा दूसरे एटम्स की वजह से, जैसी तरह वो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है और उसका जो एनर्जी लेवल का जो डायग्रामेटिकल सिचुएशन है वो सेम रहेगा। सेकेंड ऑर्बिट में भी वो वैसा ही रहेगा। ओके, सेकेंड ऑर्बिट में भी कंपेरेटिवली बहुत कम असर होगा, तो वो हमारा नेग्लिजिबल है। पर हमारा थर्ड ऑर्बिट में क्या होगा, ये जो दो एटम्स आने की वजह से उनका जो एक एनर्जी लेवल था वो हमारा स्प्लिट कर जाएगा। स्प्लिट मतलब क्या होगा, दो भाग में बढ़ जाएगा, मतलब ऐसा होगा। ये जो तीसरी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम्स के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से क्या होगा ना, इसका जो एनर्जी में परिवर्तन आएगा और इसका एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाएगा, मतलब इसका एनर्जी लेवल दो भाग में बढ़ जाएगा, मतलब एक एनर्जी लेवल ऊपर हो जाएगा, दूसरे का एनर्जी लेवल नीचे हो जाएगा, तो वैसा होगा। तो इसको मैं समझाने के लिए ड्रॉ किया था, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, ठीक है। देन अगर ये तो हमारा दो एटम्स के आने की वजह से। ओके, अगर हमारे पास अगर हम तीन एटम्स को एक साथ करीब लाएंगे तो क्या होगा, तो ये तीन एटम्स को क्या होगा, मतलब दो एटम्स को लाने की वजह से दो हो गए, तीन एटम को लाने की वजह से क्या होगा, ओके, दो एटम्स, मतलब अगर हम दो एटम्स को लाने की वजह से तो हम दो भाग में बढ़ गया। अगर तीन एटम्स को लाएंगे तो ऐसा तीन भाग में बढ़ जाएगा। अगर हम चार एटम्स को लाएंगे ऐसा हमारा चार एटम्स चार एनर्जी लेवल में बढ़ जाएगा, मतलब ठीक है। तो ओके, ठीक है, तो दो एटम्स आए तो दो एटम्स की वजह से दो भाग में बढ़ गए, तो तीन एटम्स आए तो तीन एटम की वजह से तीन भाग में बढ़ गए, मतलब उसका जो एनर्जी स्प्लिट कर गया, तीन भागों में बढ़ गया। मतलब ये जो एनर्जी लेवल है ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है, मतलब ये हमें इसका जो एनर्जी लेवल है इस एनर्जी लेवल से थोड़ा डिफरेंट है, इसका जो एनर्जी लेवल है इस एनर्जी लेवल से थोड़ा डिफरेंट है। ओके, तो वो सब इक्वल नहीं है। तो फास्ट शुरुआत में जब थोड़ा एटम्स करीब आएंगे तो हमें ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल जैसे दिखेगा। अगर हम एन एटम्स की बात करेंगे तो एन एटम्स अगर करीब आएंगे तो एक सिस्टम में बहुत सारे एटम्स हैं, तो उस सिस्टम को अगर हम ज़्यादा प्रेशर करेंगे और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उसकी वजह से क्या होगा, उस एटम्स बहुत एटम्स करीब आएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर एन नंबर ऑफ स्प्लिट होगा। तो ऐसा स्प्लिट होगा एन नंबर ऑफ स्प्लिट्स, मतलब एन आप बहुत ज़्यादा ले सकते हैं, कम ले सकते हैं। तो कम के लिए मैंने एक डायग्राम दिखाया, और अगर आप बहुत ज़्यादा एटम्स को करीब लाएंगे तो ऐसा एक एनर्जी का डिस्क्रीट एनर्जी लेवल का एक बैंड बन जाएगा। ओके, जो हमें पहले तो शुरुआत से हमें डिस्क्रीट दिखेगा, पर बहुत ज़्यादा एटम्स जब इंटरेक्ट करेंगे तो उसकी वजह से ये बैंड फॉर्मेशन हो जाएगा, बैंड। ओके, तो इस बैंड में पर्टिकुलर एनर्जी है, मतलब ये जो बैंड्स होता है। ओके, तो बैंड्स में क्या होता है ना, पर्टिकुलर एनर्जी का वैल्यू होता है, मतलब एनर्जी का रेंज होता है। बैंड है एनर्जी रेंजेस। एनर्जी रेंजेस का मतलब क्या है, मतलब इसका एनर्जी रेंज 4.1 से लेकर 4.1 नहीं, ये पहले हमारा ये जो एनर्जी का वैल्यू था 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। तो इस एनर्जी बैंड का जो रेंज होगा वो हमारा 1.5
से लेकर 1.4। ओके, तो ऐसे है, तो उनका जो एनर्जी बैंड का, जो एनर्जी बैंड में, तो उनका एक एनर्जी का रेंज होगा। ओके, तो क्या होगा, अगर हम इस सोडियम एटम की बात करेंगे तो ऐसा एनर्जी हमारा स्प्लिट होगा। तो अगर क्या होगा, अगर हम बहुत एक एटम की बात करेंगे जिसके पास बहुत सारे एटम्स हैं, सॉरी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो बहुत सारे, तो वो इलेक्ट्रॉन जैसे बटेंगे, तो जैसे एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वैल्यू फुल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फुल हो जाएगा, तो दूसरे ऑर्बिट में क्या होगा, वो दूसरे ऑर्बिट की हम चर्चा करेंगे। तो वैसे ही दूसरे ऑर्बिट में ऐसा एक एनर्जी बैंड फॉर्मेशन होगा। ओके, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ की दूसरी ऑर्बिट है, अगर ये हमारा थर्ड ऑर्बिट है, अगर ये हमारा 4s ऑर्बिट है, ओके, तो यहाँ पर भी ऐसा स्प्लिट होगा। तो ऐसे हम दिखा सकते हैं कि कैसे हमारा जो एनर्जी का जो बैंड होता है, एनर्जी लेवल होता है, वो बहुत सारे एटम्स के इंटरेक्शन करने की वजह से कैसे स्प्लिट होगा। ओके, तो क्या होता है, जब इंटरएटॉमिक स्पेसिंग्स, आटम के भीतर का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, उसकी वजह से वो एनर्जी का स्प्लिट होता है। ओके, तो हम उसको एक डायग्रामेटिकली, एक ग्राफिकली हम दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे, तो ग्राफिकली हम कैसे दिखाएंगे, तो अगर ये हमारा इंटरएटॉमिक स्पेसिंग्स का मतलब जान रहे हैं ना, ये एटम और एटम के, एक एटम और दूसरे एटम के बीच में जो स्पेस रहता है और जो डिस्टेंस रहता है वो इंटरएटॉमिक स्पेसिंग्स होता है। तो ये हमारा इंटरएटॉमिक स्पेसिंग्स ए। ओके, दूसरी पेन लाना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारे इंटरएटॉमिक स्पेसिंग्स ए है। ओके, इंटरएटॉमिक स्पेसिंग्स लिख देता हूँ मैं, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग्स। ओके, तो ये हमारा एनर्जी लेवल, ऊपर से लिखता हूँ, मतलब मुझको डायग्राम करने के लिए डिफ़िकल्ट होगा। ओके, तो ये है हमारा एनर्जी लेवल। ओके, तो क्या होगा, तो ये 0 है, मतलब एटम के भीतर में कोई डिस्टेंस नहीं है। उसके बाद 1 एंगस्ट्रॉम की हम चर्चा करेंगे, 1 एंगस्ट्रॉम, उसके बाद 10 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो यहाँ पर हमारा 100 एंगस्ट्रॉम है, 100 एंगस्ट्रॉम। देन उसके बाद, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं और समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। थैंक यू। तो ठीक है, तो मैं इसको डायग्रामेटिकली दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा सपोज 1000 एंगस्ट्रॉम है। ओके, ठीक है, तो ये जो हमारा एनर्जी का लेवल है। ठीक है, तो ठीक है, तो ठीक है, तो जब हम एटम और एटम के बीच जो डिस्टेंस होगा, अगर वो 100 एंगस्ट्रॉम होगा, 100 एंगस्ट्रॉम के समझ रहे हैं ना, वो मतलब बहुत ज़्यादा दूरी होगा। मतलब बहुत ज़्यादा दूरी तो हम हाथ से ऐसा दिखा रहे हैं, पर असल में हम उसको दिखा नहीं सकते। अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल में जाएंगे, मतलब अगर हमारा साइज एटम की साइज जैसा हो जाएगा, एटॉमिक साइज जैसे हो जाएंगे हम, तो क्या होगा, हमें क्या लगेगा, एटम हमारे जैसा बड़ा है और एटम के भीतर में जो डिस्टेंस है वो 1000 एंगस्ट्रॉम में है और इंटरएटॉमिक स्पेसिंग्स 1000 एंगस्ट्रॉम में है। मतलब एटम के भीतर में बहुत ज़्यादा दूरी है। और एक एटम क्या कैसे बिहेव करता है, मतलब आइसोलेटेड एटम के लिए जैसे बिहेव करते हैं। तो 1000 एंगस्ट्रॉम में वो आइसोलेटेड एटम के जैसे बिहेव करेंगे, ओके, तो 1000 एंगस्ट्रॉम में वो आइसोलेटेड एटम जैसे बिहेव करेंगे। उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, तो 1s 2s 3s ऑर्बिट को हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सॉरी, ये हमारा 1s है। ओके, 1s तो इतना ऊपर नहीं रहेगा ना, 1s। ओके, यहाँ पर 1s है। उसके बाद 2s, उसके बाद 3s। ओके, तो हम सोडियम एटम के लिए कन्फर्मेशन दिखा देते हैं। ओके, सोडियम एटम के लिए दिखा देंगे, तो उसके बाद अगर हम दूसरे एटम की चर्चा करेंगे तो आपको समझ आएगी। ओके, 1s इससे, ये जो 1000 एंगस्ट्रॉम से
मतलब 1000 एंगस्ट्रॉम के दूरी पर जब एटम्स होंगे, एक एटम दूसरे एटम से, तो इन तीनों की ऑर्बिट में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, तीनों के ऑर्बिट का जो एनर्जी लेवल में कोई फ़र्क नहीं आएगा। जब ये 100 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, मतलब 1000 एंगस्ट्रॉम के दूरी से थे, अगर हम उनको करीब लाएं और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था वो 100 एंगस्ट्रॉम हो गया, तो 100 एंगस्ट्रॉम में क्या होगा, वो ऐसे आएंगे तो ऐसे आएंगे तो थोड़ा 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 इनमें स्प्लिट होगा, पर वो स्प्लिट बहुत नेग्लिजिबल है, ऐसे बहुत नेग्लिजिबल। ओके, 1s के लिए बहुत नेग्लिजिबल है। वैसे 2s के लिए कैसा होगा, 2s के लिए स्प्लिटिंग थोड़ा ज़्यादा होगा पर नेग्लिजिबल। ओके, तो ऐसे मतलब ये जो लाइन होता है वो हमें क्या कैसा लगेगा, एक स्ट्रेट लाइन के जैसा लगेगा। ओके, तो 2s है, ओके सॉरी 2s है, तो 2s ऑर्बिट में वैसे एनर्जी ऐसे स्प्लिट होगा, तो थोड़ा स्प्लिट होगा, मतलब वो हमें करीब कैसा दिखेगा, वो हमें एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो 3s में क्या होगा, 3s में एनर्जी थोड़ा ज़्यादा स्प्लिट करेगा, मतलब ऐसा स्प्लिट करेगा और ऐसा स्प्लिट करेगा। तो इसमें हम चेंज इसमें हम देख सकते हैं कि इन दोनों एनर्जी में चेंज हो रहा है, एनर्जी का जो लेवल होता है वो चेंज हो रहा है। ओके, इसके बाद क्या होगा, तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, मतलब थोड़ा और करीब आएंगे, तो थोड़ा और करीब आएंगे तो भी ये एनर्जी लेवल को कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, वो वैसा ही एक स्ट्रेट लाइन जैसा लगेगा। ओके, यहाँ पर भी वैसा स्ट्रेट लाइन जैसा लगेगा। ओके, मतलब स्प्लिट कंटिन्यू रहेगा पर हमें एक स्ट्रेट लाइन के जैसा लगेगा, मतलब इस एनर्जी लेवल और इस एनर्जी लेवल में कोई भी फर्क नहीं रहेगा, मतलब कोई भी फर्क नहीं, मतलब इस एनर्जी लेवल का कोई भी चेंज नहीं होगा, इस एनर्जी लेवल का कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके, मतलब इन दोनों बैंड फॉर्मेशन नहीं करेंगे। ओके, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये थोड़ा ज़्यादा स्प्लिट करेगा। ओके, ये थोड़ा ज़्यादा स्प्लिट करेगा। ओके, उसके बाद अगर हम 1 एंगस्ट्रॉम तो ले आएंगे, 10 एंगस्ट्रॉम के दूरी में दो एटम्स हैं, उसके बाद हम उन दोनों एटम्स को 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर ले आएंगे, मतलब बहुत थोड़ा करीब। 1 एंगस्ट्रॉम आप सोचना बंद कर दीजिए, अगर मैं यहाँ पर हूँ और एक मेरा फ्रेंड वो 1 किलोमीटर की दूरी पर है, वो बहुत ज़्यादा मेरे से दूरी पर है, तो अगर वो 500 मीटर कवर कर लिया और मैं यहाँ पर खड़ा रहता हूँ, तो वो मुझसे थोड़ा ज़्यादा करीब है, उसके बाद अगर वो 100 मीटर पर आ गया तो मैं उसको देख सकता हूँ, हाँ वो दिख रहा है, हाँ मेरा फ्रेंड दिख रहा है 100 मीटर में। ओके, उसके बाद वो मेरा 10 मीटर डिस्टेंस पर आएगा, अगर मैं यहाँ पर हूँ, सपोज आप मान लीजिए कि वो यहाँ पर है, इसका हाथ है यहाँ पर, उसका पैर है, ये मेरा फ्रेंड है। ओके, फ्रेंड, तो मैं उसको देख सकता हूँ, हाँ मैं यहाँ पर हूँ 10 मीटर की दूरी पर, वो वहाँ पर है, तो अगर वो आके यहाँ पर पहुँच जाएगा, ये मेरे और उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारा 1 मीटर है। ओके, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा बातें कर सकता हूँ, अगर 10 मीटर की दूरी पर होगा मैं उसको बातें करूँगा, पर मेरा बात उससे बहुत थोड़ा कम उसको सुनाई देगा, जिसकी वजह से वो कहे आए और ज़ोर से बोल, और ज़ोर से बोल। तो यहाँ पर जब आ जाएगा तो उसको मेरे बातें वो बहुत क्लियरली सुनाई देगा। तो वैसे ही, तो जैसे हमारे फ्रेंड के बीच में जो बातचीत रहता है, तो जैसे हम बहुत करीब आकर बात करते हैं, फुसफुस करते हैं, ये जाना है, वो जाना है, तो वैसे तो ठीक है, तो वैसे ही जो एटम्स और एटम्स के भी अगर दो एटम्स बहुत करीब आ जाएंगे, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम के करीब आ जाएंगे, तो उनमें क्या होगा ना, एनर्जी का वो स्प्लिटिंग होगा। ओके, तो ये इनमें थोड़ा स्प्लिटिंग होगा, मतलब नेग्लिजिबल है, पर उसका जो स्प्लिटिंग हम देख सकते हैं। देख सकते हैं मतलब क्या है, मतलब अगर हम एटॉमिक लेवल पर जाएंगे, मतलब अगर हमारा साइज एटम के साइज पर हो जाएगा, कितना साइज होगा, एटम का साइज कितना है, अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे 0.5 एंगस्ट्रॉम का हो जाएगा, तो हम देख सकते हैं हाँ ये एटम सब, मैं एक एटम हूँ, दूसरा एक एटम मेरे करीब आ रहा है। ओके, तो दिख सकता है, ठीक है। तो 1 एंगस्ट्रॉम के करीब आएगा तो उसका जो एनर्जी में वो स्प्लिट होगा, एनर्जी थोड़ा स्प्लिट होगा, कुछ एनर्जी ऊपर की तरफ जाएंगे, कुछ एनर्जी नीचे की तरफ जाएंगे। ओके, तो वैसे यहाँ पर भी एनर्जी का थोड़ा स्प्लिट होगा, यहाँ पर तो एनर्जी का बहुत ज़्यादा स्प्लिट होगा।
ओके, मतलब इसका एनर्जी स्प्लिटिंग ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा एनर्जी स्प्लिट होगा, ठीक है। तो ये 3s ऑर्बिट बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहेगा, क्योंकि 3s ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और उसका जो बातचीत होता है न्यूक्लियस से, वो बहुत ज़्यादा कम है दूसरे एटम की न्यूक्लियस से। वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा, रिपल्सिव फोर्सेस उसमें एक्ट करेगा, जिसकी वजह से उसमें उसका जो एनर्जी लेवल होता है उस एनर्जी लेवल में थोड़ा परिवर्तन आएगा, बहुत ज़्यादा परिवर्तन, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। अगर हम कंसिडर करेंगे कि 3s, ये हमारा 3s ऑर्बिट के लिए, अगर हमारे पास कोई एटम्स है उसका 4s ऑर्बिट है, ओके, तो 4s ऑर्बिट किसका है? तो 11, 9, 29, 30, 29 किसका है? सोडियम है। उसके बाद हम अगर कॉपर की बात करेंगे, कॉपर 29, Cu29। कॉपर जो एटम है, कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 29 होता है। तो वो होता है 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 2 4 6 10 10 10 10 20, 3p 3p, oh sorry 4s देना चाहिए, then 4s 2 2 4 6 10 10 then 18 then okay 18 then 3d 10 then 4s1। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसा आएगा। तो यहाँ पर उसका 4s ऑर्बिट है, मतलब फोर्थ ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट 4s में, तो 4s ऑर्बिट होगा तो वो 1000 एंगस्ट्रॉम में उसका जो स्प्लिटिंग वो हमें नज़र नहीं आएगा। उसके बाद जब दो कॉपर एटम 100 एंगस्ट्रॉम के भीतर में जो रहेंगे, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग जो रहेगा 100 एटम में जो रहेगा, उनका थोड़ा स्प्लिटिंग होगा, हम देख सकते हैं, हमें दिखाई देगा उनका थोड़ा स्प्लिटिंग होगा। उसके बाद 10 एंगस्ट्रॉम पे आएगा तो क्या होगा, और ज़्यादा स्प्लिटिंग होगा, ओके, ऐसा होगा। और अगर 1 एंगस्ट्रॉम में आएगा, 1 एंगस्ट्रॉम पे आएगा तो उसका स्प्लिटिंग ऐसा होगा, मतलब एक एनर्जी लेवल पे दूसरे एनर्जी लेवल ओवरलैप कर जाएगा। मतलब 3s में 4s ओवरलैप करने के चांसेस हैं, ओवरलैपिंग कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ओके ठीक है। उसके बाद अगर हम एक पर्टिकुलर इंटर एटॉमिक स्पेसिंग्स की बातें करेंगे, अगर हम दो एटम्स के अंदर जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग्स होता है, अगर हमारे पास 5 एंगस्ट्रॉम का है, जो हम क्रिस्टल लैटिस में बातें कर रहे थे, अगर 5 एंगस्ट्रॉम यहाँ पर है, तो 5 एंगस्ट्रॉम यहाँ पर है, तो 5 एंगस्ट्रॉम की बातें करेंगे। अगर दो क्रिस्टल लैटिस में दो एटम्स होते हैं तो उस दोनों एटम का एवरेज इंटर एटॉमिक स्पेसिंग्स होता है 5 एंगस्ट्रॉम का होता है। तो अगर यहाँ पर हम ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके ठीक है, 5 एंगस्ट्रॉम के जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग्स होता है, तो उसमें ये एनर्जी लेवल ऐसा स्प्लिट करेगा, ये हम डायग्रामेटिकली हम दिखा रहे हैं, ओके। तो ये ठीक है। तो अगर हम इस लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पर जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, और उसके बाद क्या होगा, इस लाइन को जोड़ देते हैं, उसके बाद इस लाइन को जोड़ देते हैं, ओके। तो ये हमारा पर्टिकुलर एनर्जी वैल्यू, ओके, पर्टिकुलर एनर्जी वैल्यू, क्योंकि इस इंटर एटॉमिक स्पेसिंग्स में हम कह सकते हैं कि 1s का एनर्जी वैल्यू कितना होगा, और एनर्जी का जो एनर्जी का जो ऑर्डर होगा तो वो कितना होगा, 2s में एनर्जी का ऑर्डर कितना होगा, 3s में एनर्जी का ऑर्डर कितना होगा। तो आप देखते जाइए, समझ आ रही होगा, मैं ऐसा प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रही होगी, ओके। तो 4s में ऐसा 4s में इसका जो एनर्जी का वैल्यू है यहाँ पर होगा, यहाँ पर उसका एनर्जी वैल्यू होगा, ओके ठीक है। तो ये हमारा एनर्जी का जो ऑर्डर होता है, मतलब एनर्जी का जो रेंज होता है, दिस इज आवर एनर्जी रेंजेस, ओके। तो हम ऐसा दिखा सकते हैं कि 5 एंगस्ट्रॉम में इसका जो एनर्जी का रेंज होगा वो ऐसा होगा, 1s के लिए इतना, 2s के लिए इतना, 3s के लिए इतना, 4s के लिए इतना। अगर हम और थोड़ा करीब जाएंगे तो यहाँ पर 1 एंगस्ट्रॉम के लिए तो इसका एनर्जी थोड़ा और स्प्लिट करेगा वैसे,
इसका जो एनर्जी है वो और थोड़ा स्प्लिट करेगा। ओके, तो इन 2s और 1s में कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। ओके, तो जैसे हम बहुत ज़्यादा करीब जाएंगे उसका जो एनर्जी स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा होगा। ओके, ठीक है, तो ये हमारा एनर्जी का रेंज होगा। तो ये जो एनर्जी का रेंज है, ओके ठीक है, ठीक है, एनर्जी का रेंज है। तो इस एनर्जी और इस एनर्जी के बीच का जो ये जो गैप है, ये जो इसका जो गैप है, ये भी जो ये जो भीतर का जो गैप होता है, ओके, जो गैप है वो कितना है? इस गैप को हम क्या कहते हैं ना, फॉरबिडन गैप कहते हैं। फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप क्यों? मतलब एक सेल में जो एनर्जी है दूसरी सेल के एनर्जी से कितना कम है, कितना ज़्यादा है, वो उसका जो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू सेल्स, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू सेल्स। ओके, तो इसको हम कैसे, ये हमारा एक एनर्जी गैप है क्या, 1s और 2s के बीच में जो एनर्जी गैप है, तो और 2s और 3s के बीच में जो एनर्जी गैप है, और 3s और 4s के बीच में जो एनर्जी गैप है। तो वैसे हम दिखा सकते हैं कि एनर्जी गैप क्या होता है। ओके, तो जो लेवल, ओके, और जो ऑर्बिट, 4s ऑर्बिट और 3s ऑर्बिट और 1 2s और 1s, और जो ऑर्बिट बहुत ज़्यादा फुलफिल है, ओके, दो ऑर्बिट विच इज़ फुलफिल्ड, दो बैलेंस, ओके, जिसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा और इलेक्ट्रॉन उसका फुलफिल होगा, द ऑर्बिट विच इज़ फुलफिल्ड, द ऑर्बिट विच इज़ फुलफिल्ड, मतलब द हाईएस्ट ऑर्बिट, द हाईएस्ट ऑर्बिट विच इज़ फुलफिल्ड, उसको हम कहते हैं वैलेंस बैंड कहते हैं। ओके, तो जो ऑर्बिट हमारा फुलफिल है, मतलब जो हाईएस्ट ऑर्बिट हमारा फुलफिल है, वो उसको हम वैलेंस बैंड कहते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर थर्ड ऑर्बिट बहुत ज़्यादा फुलफिल है, तो फोर्स ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 वैकेंट। ओके, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा थर्ड ऑर्बिट जो है, यहाँ पर 3s 3p 3d मिलकर हैं। ओके, तो ठीक है, वो जो 4s ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हमारा जो हाईएस्ट फुलफिल्ड ऑर्बिट है वो हमारा है थर्ड ऑर्बिट। ओके, तो ये हमारा वैलेंस ऑर्बिट है, वैलेंस ऑर्बिट। ओके, तो इस 2s और 1s ऑर्बिट को और फर्स्ट और सेकेंड ऑर्बिट को हम वैलेंस ऑर्बिट कह सकते हैं, पर हम यहाँ पर बता रहे हैं कि जो हाईएस्ट ऑर्बिट है, जो हमारा फुलफिल्ड है, जो हाईएस्ट ऑर्बिट हमारा फुलफिल्ड है, उसको हम कहते हैं वैलेंस ऑर्बिट। ये भी सब वैलेंस ऑर्बिट है, ये जो सेकेंड ऑर्बिट, ओके, ये जो सेकेंड ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, ये भी फुलफिल्ड ऑर्बिट है, पर इस थर्ड ऑर्बिट को हम वैलेंस ऑर्बिट बोल रहे हैं। ओके, और द ऑर्बिट above the valence orbit, valence cell or valence orbit, okay, it is called conduction orbit और conduction cell, valence orbit, valence cell और valence band भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी का जो रेंज है, एनर्जी का जो बैंड है, तो वो हम कह सकते हैं कि ये वैलेंसी ऑर्बिट और वैलेंस बैंड और वैलेंस सेल और वैलेंस बैंड कह सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड ऑर्बिट हमारा वैलेंस बैंड है, फोर्थ ऑर्बिट हमारा क्या है, द ऑर्बिट अबव द वैलेंस बैंड और द बैंड अबव द वैलेंस सेल और वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। ओके, और जो एनर्जी का जो गैप होता है दो एनर्जी बैंड में जो गैप होता है, वो उसको हम कहते हैं फॉरबिडन गैप और एनर्जी बैंड गैप। ओके, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू सेल्स और टू बैंड्स, एनर्जी बैंड्स, उसको हम कहते हैं फॉरबिडन गैप। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि कैसे हमारा एनर्जी का स्प्लिटिंग हो रहा है। ओके, तो ये हमारा एक क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन था, मतलब कैसे हम समझ जाएंगे कि, और कॉन्सेप्चुअली हम कैसे समझ जाएंगे कि कैसे एनर्जी का जो स्प्लिटिंग होता है। ओके, ये हमारा जो क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन था, क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन। ओके, उसके बाद ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है। तो वैलेंस बैंड क्या होता है ना, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी बैंड, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मतलब जो एनर्जी बैंड में इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फुलफिल हैं,
और जो एनर्जी बैंड में बहुत कम इलेक्ट्रॉन फुलफिल है उसको हम कहते हैं कि कंडक्शन बैंड, और पार्शियली फील्ड और हाफ फील्ड। ओके, जो एनर्जी बैंड में हमारा यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्शियली फील्ड है। पार्शियली फील्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन वैकेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन वैकेंट भी रह सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन वैकेंट भी रह सकते हैं, पार्शियली फील्ड और हाफ फील्ड। जो जिसमें ये भी हाफ फील्ड है क्योंकि एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहने की क्षमता है, पर वहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रह चुका है और 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो हाफ फील्ड है। ओके फुल फील्ड, यहाँ पर हाफ फील्ड। ओके, तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ओके ठीक है, तो उसके बाद ठीक है, तो ये हमने दिखा कि कंडक्टर जो हमारा सोडियम होता है, कॉपर होता है, वो हमारा कंडक्टर होता है। तो कंडक्टर में ऐसा स्प्लिटिंग होता है। तो उसके बाद क्या होगा, अगर हम मैग्नीशियम की बात करेंगे तो आपने यहाँ पर एक डायग्रामेटिकली समझा कि कैसा एनर्जी का स्प्लिटिंग होता है। तो मैग्नीशियम में क्या होता है ना, ओके ठीक है। तो सिलिकॉन में क्या होगा, तो सिलिकॉन में जो हाईएस्ट ऑर्बिट है, सॉरी सिलिकॉन नहीं, जो सोडियम आटम होता है, सोडियम आटम में क्या होता है, तो सोडियम आटम में जो हाईएस्ट ऑर्बिट होता है वो 3s ऑर्बिट होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट, देन सेकेंड ऑर्बिट, देन थर्ड ऑर्बिट। तो स्प्लिटिंग होता है तो ऐसा हो जाता है, ऑर्बिट स्प्लिट होता है, तो यहाँ पर ज़्यादा स्प्लिटिंग होता है। तो क्या होता है ना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन पार्शियल फील्ड है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन फुलफिल है और वो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब यहाँ पर 3s1 है, जिसकी वजह से यहाँ पर 3s ऑर्बिट में जो 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इस इलेक्ट्रॉन अगर हम कोई फील्ड अप्लाई करेंगे और कोई हीट एनर्जी अप्लाई करेंगे तो वो इस इलेक्ट्रॉन, इस जो वैकेंट है, यहाँ पर जो वैकेंट है, उस वैकेंट सेट में जाके पहुँच जाएगा, जिसकी वजह से हम कंडक्शन कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो कंडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसे एनर्जी अप्लाई करेंगे वो हमारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो कैसे एनर्जी अप्लाई करेंगे, तो हम उसको एक एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं इन दी ऑर्डर ऑफ, तो टेम्परेचर राइज करने की वजह से मैंने बोला था कि टेम्परेचर, अगर हम कोई भी कंडक्टर को और कोई भी सेमीकंडक्टर को टेम्परेचर राइज करेंगे तो उसके वजह से उनमें जो एनर्जी एक्सचेंज होगा, तो वो कैसा एनर्जी एक्सचेंज होगा, एवरेज एनर्जी एक्सचेंज, मतलब बहुत सारे एटम की वजह से बहुत एनर्जी एक्सचेंज होगा, तो एवरेज उसका है एवरेज एनर्जी एक्सचेंज। तो एवरेज एनर्जी एक्सचेंज, तो एवरेज एनर्जी एक्सचेंज कितना होगा, वो होगा इन द ऑर्डर ऑफ KT। K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू होता है, कैसे हम निकालेंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो ये हम सिंपली जो आइडियल गैस का जो इक्वेशन होता है PV इज इक्वल टू nRT, उससे हम निकाल सकते हैं। तो ये जो R जो है हमारा गैस कांस्टेंट है, तो R का वैल्यू क्या होता है, R इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर A0 इंटू N इंटू K। ओके, तो इसे हम निकाल सकते हैं। एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना है, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स मॉलिक्यूल्स, ओके, पर मोल। ओके, तो आर का जो वैल्यू होता है 8.314 इंटू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ओके, यहाँ पर उसका वैल्यू है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल। एक मोल में इतना एटम्स होता है। ओके, तो ये इसमें जो K का वैल्यू होता है वो K का वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10⁻23 -23 कितना होगा, अगर केल्विन आ जाएगा तो ठीक है, एटम्स ठीक है। तो इसका ऑर्डर, इसका जो वैल्यू होगा वो होगा जूल, ओके, जूल इनवर्स, नहीं सॉरी, जूल पर केल्विन, इसका जो यूनिट होगा जूल पर केल्विन। ओके, तो हम अगर बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका वैल्यू क्या होगा शायद 6.38, थोड़ा देख लेता हूँ इसका वैल्यू कितना होगा। ओके ठीक है, तो इसका वैल्यू शायद होगा 8.62 होगा, 8.62
8.62 इंटू 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। ओके, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि के का मान हम कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो के हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो इस टेम्परेचर में, तो टी टेम्परेचर में क्या होगा, तो टी टेम्परेचर, अगर टी हमारा क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो हम अगर रूम टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर क्या होता है ना, 27 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमारा 300 केल्विन के करीब होता है, इक्विवेलेंट टू 300 केल्विन। ओके, तो 300 केल्विन इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इतना वैल्यू। तो अगर हम इसको इतना एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, इतना एनर्जी, एवरेज एनर्जी देंगे, तो इस एटम, इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन इतना एनर्जी एक्सेप्ट करेगा, मतलब वो एनर्जी होगा 0.026 इंटू 026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एनर्जी के करीब होगा। तो इस एनर्जी को पाकर वो इलेक्ट्रॉन इस वैकेंट सेल को वो जंप कर जाएगा। ओके, इतना एनर्जी पाकर वो इस वैकेंट सेल को वो जंप कर जाएगा, जिसकी वजह से वो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस पर जंप करेंगे। मतलब यहाँ पर कंडक्शन हो सकता है, एनर्जी अगर टेम्परेचर, अगर हमारे रूम टेम्परेचर में हम बात करेंगे तो एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है। तो ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा देन, ठीक है, यहाँ पर हमारा 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इस एटम, अगर हम इतना इस टेम्परेचर में इसका एनर्जी एक्सचेंज कितना होगा ना, इस ऑर्डर में होगा, केटी के ऑर्डर में होगा, जो हम कहते हैं कि 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। तो इसमें पॉसिबिलिटी है, कंडक्टर में पॉसिबिलिटी है कि कंडक्ट कर सकता है। ओके, तो उसके बाद अगर हम मैग्नीशियम की चर्चा करेंगे, ओके, मैग्नीशियम की चर्चा करेंगे, तो मैग्नीशियम में कैसा होगा, तो मैग्नीशियम में क्या होता है, मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक, जो एटॉमिक नंबर होता है 12 होता है, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। तो ये इसका 3s के बाद यहाँ पर 3p ऑर्बिट है। ओके, 3p सेल है, तो यह 1s है, ये 2s है और ये 3s है। तो ऐसा स्प्लिटिंग है, यहाँ पर ऐसा स्प्लिटिंग है और यहाँ पर भी ऐसा स्प्लिटिंग है, अगर हम दो एटम्स को करीब लाएंगे 1 एंगस्ट्रॉम के भीतर। ओके, तो ये जो 3s है, उसके बाद जो 3p होता है, वो 3p 3s और 3p जो दोनों ओवरलैप करते हैं। ओके, ऐसे कह सकते हैं, ओवरलैप करते हैं, जिसकी वजह से 3s और 3p का जो एनर्जी होता है वो इक्विवेलेंट एनर्जी होता है। मतलब दोनों का एनर्जी हम ले सकते हैं 3s प्लस 3p। ओके, मतलब इस दोनों का एनर्जी करीब इक्विवेलेंट और इक्वल है, तो ठीक है, हम कह सकते हैं कि 3s और 3p दोनों का दोनों 3s और 3p दोनों का एक एनर्जी इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर जो हमारा दो इलेक्ट्रॉन फुलफिल है यहाँ पर 3s ऑर्बिट में, तो वो अगर उसको हम कुछ एनर्जी देंगे इन द ऑर्डर ऑफ कितना, केटी के ऑर्डर में अगर हम उसका एनर्जी देंगे, तो वो क्या होगा ना, p ऑर्बिटल में जो वैकेंट है, तीनों उसका तीन सेल जो 3 सेल्स जो वैकेंट है, वैकेंट सेल में वो जाके जंप करके यहाँ पर पहुँच जाएगा, दो जाके पहुँच जाएगा और एक भी जाकर पहुँच जाएगा। ओके, तो ऐसे हम कंडक्ट कर सकते हैं मैग्नीशियम एटम के लिए। तो ठीक है, तो मैग्नीशियम में हो रहा है ऐसा। तो उसके बाद अगर हम चर्चा करेंगे कि सिलिकॉन एटम में कैसा होता है, तो सिलिकॉन एटम में क्या होगा, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। ओके, तो 14 होता है, तो 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2 एंड 3p2। ओके, देन 1s, देन 2s, देन 3s, देन 3p। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसा स्प्लिटिंग होगा, एनर्जी का स्प्लिटिंग, जब दो एटम्स करीब आएंगे तो यहाँ पर भी स्प्लिटिंग होगा। ओके, तो यहाँ पर हम जो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट एनर्जी लेवल है, इक्विवेलेंट एनर्जी वो कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, इसको हम 3s प्लस 3p की तरह नहीं ले सकते हैं, इसको हम लेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा ले सकते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, जो हमारा एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन से
की तरह डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अगर हमारे यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल 4n इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, यहाँ पर 2n इलेक्ट्रॉन्स एंड यहाँ पर 2n इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर 4n इलेक्ट्रॉन कैसे बटेगा, तो वो तो ठीक है, तो यहाँ पर 4n इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 4n इलेक्ट्रॉन एक हो जाएगा वैलेंस बैंड हो जाएगा, वैलेंस बैंड को कुछ इलेक्ट्रॉन चल जाएंगे, और एक कंडक्शन बैंड रह जाएगा जहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और एक यहाँ पर एक वैकेंट, यहाँ पर जो स्पेस है वो वैकेंट स्पेस है, और यहाँ पर वैलेंस बैंड में वो 4n इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। ओके, तो उन दोनों के बीच में जो गैप होता है तो वो हमारा एनर्जी गैप होता है, और फॉरबिडन गैप ओके वो होता है इन द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो गैप होता है, जो एनर्जी का गैप होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, ओनली फॉर सिलिकॉन एटम के लिए। जर्मानियम एटम के अगर हम चर्चा करेंगे तो जर्मानियम एटम में क्या होगा ना, वो जो एनर्जी गैप होता है जर्मानियम के लिए वो होता है 0.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इससे बहुत कम। ओके, 0.32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कम हो जाएगी यहाँ पर, लेस। ओके, तो ऐसे हम सिलिकॉन के लिए दिखा सकते हैं, जर्मानियम के लिए दिखा सकते हैं। जर्मानियम के लिए ऐसे एनर्जी जो गैप होता है वो ऐसा होता है। तो ठीक है, उसके बाद अगर हम कार्बन के लिए चर्चा करेंगे, क्योंकि कार्बन भी उस ग्रुप में है। ओके, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, कार्बन का 6 होता है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p2 ओके, तो यहाँ पर क्या होता है 1s देन 2s देन 2p sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो कार्बन और कार्बन के जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों जो बढ़ जाएंगे, जो 2s और 2p जो ऑर्बिट हैं, जो 2s और 2p ऑर्बिट ऐसे बढ़ जाएंगे, वैलेंस बैंड एक होगा, कंडक्शन बैंड एक होगा। तो उन दोनों में जो एनर्जी का गैप होता है वो होगा इन द ऑर्डर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब बहुत ज़्यादा। तो इतना एनर्जी हम दे नहीं सकते, जिसके वजह से हम कार्बन को क्या कहते हैं ना, इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, तो हम दे सकते हैं एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी दे सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, और 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम दे सकते हैं कोई भी एटम के लिए, कोई भी एटम को और कोई भी सिस्टम को और कोई भी मटेरियल को। तो हम इससे ज़्यादा एनर्जी नहीं दे सकते हैं। अब अगर आप कोई भी बैटरी फीडिंग कर दें, तो बैटरी फीडिंग करने से क्या होगा, तो हमें कुछ एनर्जी चाहिए, वो बैटरी से आ सकता है, और कुछ हम टेम्परेचर की बढ़ाने से आ सकता है, और हम कोई फोटोन को अगर हम यहाँ पर डालेंगे, तो फोटोन को अगर हम यहाँ पर फोटोन मतलब क्या, लाइट से फोटोन आता है, तो लाइट इन स्मॉल पैकेट्स इज कॉल्ड एनर्जी पैकेट्स, और क्वांटा और फोटोन्स। ओके, तो फोटोन को अगर हम यहाँ पर डालेंगे कि कोई एटम पर डालेंगे, तो वो क्या होगा, कुछ एनर्जी पाएगा फोटोन से। तो वो जितने भी एनर्जी आप देंगे वो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा नहीं होगा, जिसकी वजह से हम 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक पहुंचना नामुमकिन है। मतलब यहाँ नहीं कह सकते कि कोई भी चीज़ को नामुमकिन नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक पहुँचना बहुत कठिन है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो इतना एनर्जी पहुँचना वो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा कार्बन है, कार्बन एक इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर में क्या होता है, बैंड एनर्जी गैप और एनर्जी बैंड गैप जो होता है, एनर्जी बैंड और बैंड एनर्जी गैप और फॉरबिडन गैप। तो फॉरबिडन गैप बहुत ज़्यादा होता है, तो हम उतनी एनर्जी उस वैलेंस बैंड को नहीं दे सकते और उस एटम को नहीं दे सकते, जिसकी वजह से उसके वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम दिखा सकते हैं एटम के लिए, कंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए और इंसुलेटर के लिए। तो कंडक्टर में तो हम वैसे तो सोडियम के लिए देखा रहे थे। उसके बाद मैग्नीशियम में क्या होता है ना, मैग्नीशियम में 3s और 3p दो ऑर्बिटल जो होते हैं वो क्या होता है ना, उनका जो एनर्जी होता है वो इक्विवेलेंट एनर्जी होता है। और सिलिकॉन में क्या होता है, सिलिकॉन में जो 3s और 3p जो एनर्जी होता है उसको हम हाइब्रिडाइजेशन की वजह से उन दोनों को कुछ एनर्जी दे सकते हैं, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसकी वजह से हम उस हाइब्रिडाइजेशन की एनर्जी को हम ऐसे दो भाग में बांट सकते हैं, एक वैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है। ओके, तो ठीक है, तो वैलेंस बैंड क्या होता है ना, वैलेंस बैंड होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी बैंड, और कंडक्शन बैंड क्या होता है, द एनर्जी बैंड
above the highest occupied energy band और valence band, that is called conduction band. और conduction band क्या होता है, यहाँ पर जो एटम्स और सॉरी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स जाके पहुँच जाते हैं वो कंडक्ट कर रहे हैं, कंडक्ट करते हैं, जिसके वजह से उस वायर में हम कह सकते हैं कि वो अगर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और कोई फोटोन अप्लाई करते हैं और कोई भी जो हीट एनर्जी अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर कंडक्शन होता है. ओके, तो ठीक है, तो वो कैसे कंडक्शन करेगा, वो J इज इक्वल टू सिग्मा ई रूल की वजह से कंडक्शन करेगा. J इज इक्वल टू सिग्मा ई. ओके, मतलब J इज इक्वल टू करंट डेंसिटी, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड और सिग्मा इज कंडक्टिविटी. ओके, तो टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर में वो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा और कंडक्टर में क्या होगा, कंडक्टिविटी बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी होता है वो कंडक्टर में माइनस अल्फ़ा की वजह से होता है. मतलब अल्फ़ा मतलब जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो अल्फ़ा होता है, तो वो नेगेटिव होता है. ओके, नेगेटिव होता है कहाँ पर, वो कंडक्टर में नेगेटिव होता है, कंडक्टर में नेगेटिव होता है, सेमी कंडक्टर में पॉजिटिव होता है. अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा. सेमी कंडक्टर तो ठीक है, तो ऐसे हम दिखा सकते हैं कि एनर्जी बैंड कैसे होता है. तो ये हमारा एक क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन था, नॉट क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन. तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से बताएंगे कि जैसे हमने डायग्रामेटिकली बताया कि हाँ यहाँ पर एनर्जी स्प्लिटिंग हो रहा है, ऐसे हम एनर्जी स्प्लिटिंग को दिखा सकते हैं. तो वैसे ही हम दिखाएंगे कि जो हमारा मैथमेटिकली और ग्राफिकली और डायग्रामेटिकली. तो ग्राफिकली हम नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे कि एनर्जी का जो दो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग्स अगर कम हो जाएगा तो उसका एनर्जी लेवल का जो स्प्लिटिंग कैसा होगा. क्रोनिक पेनी मॉडल नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे. उस मॉडल की वजह से हम दिखा सकते हैं कि दोनों आटम करीब आने की वजह से उनका जो एनर्जी क्यों स्प्लिट कर रहे हैं, स्प्लिटिंग क्यों होता है. ओके, तो ये हमारा एक क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन था, मतलब हमें एक कॉन्सेप्ट दे रहे थे इसके वजह से. तो ऐसे हमारा कि वो इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कर सकते हैं, इसका जो एनर्जी बैंड बना सकते हैं, एनर्जी बैंड. ओके, तो डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में. तो जिसका एनर्जी बैंड और बैंड एनर्जी बहुत कम होगा वो ज़्यादा कंडक्ट करेगा. मतलब जो कुछ कंडक्टर में क्या होता है, कुछ ऑर्बिट ओवरलैप कर जाते हैं, जिसके वजह से उनको कोई एनर्जी देने की, एक्स्ट्रा एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है. सिंपली एक बैटरी अप्लाई कर देने से वहाँ उनको उतना एनर्जी हम दे सकते हैं. पर सेमीकंडक्टर में क्या होता है, थोड़ा एनर्जी अप्लाई करना पड़ता है. पर अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से उनके एनर्जी को एक्स्ट्रा एनर्जी अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, तो इंसुलेटर में क्या होता है, जितना भी एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं कर लो, पर उनमें कंडक्टिविटी नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर बैंड एनर्जी बहुत ज़्यादा है. ओके, तो ये हमारा एक डिस्टिंग्विश ऐसे हम कर सकते हैं. तो ये हमारा टोटल एक्सप्लेनेशन फॉर एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स. ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन करेंगे, मतलब हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे. ओके, तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन और डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन. तो मेन हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, वो रहेगा क्रॉनिक पेनी मॉडल. तो उस मॉडल में हम बता सकते हैं, क्रॉनिक पेनी मॉडल की वजह से बता सकते हैं कि कैसे हाँ दो आटम बहुत करीब आने की वजह से उनमें जो एनर्जी का जो स्प्लिटिंग होता है, एनर्जी लेवल का क्यों कैसे स्प्लिटिंग होता है वो हम दिखा सकते हैं. तो थैंक यू फॉर वाचिंग. तो नेक्स्ट क्लास से हम लेक्चर, ये हमारा एनर्जी बैंड का पार्ट 1 था. ओके, एनर्जी बैंड पार्ट 1, लेक्चर 3 का वो पार्ट 1 है. नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 2 डिस्कशन करेंगे. ओके, थैंक यू.